नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे फार्मर भाई जो है कमेंट करके बोल रहे थे कि एक फार्म के निर्माण के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट सीरीज़ हम तैयार करेंगे और इस सीरीज़ में हम फार्म के लिए साइट सिलेक्शन से लेकर लास्ट में हम फार्म को की फिनिशिंग किस प्रकार से करें, दोस्तों ये हम कंप्लीट एक सीरीज़ हम तैयार करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ का पहला पार्ट ये है कि हम फार्म के निर्माण के लिए पहला कदम जो होता है, या पहले हम अगर हम कहीं पे भी सोच रहे हैं, किसी भी लोकेशन के ऊपर हम सोच रहे हैं कि अगर हम एक पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ें आएगी, ओपन पोल्ट्री फार्म भी और इसी पोल्ट्री फार्म भी। दोस्तों, इसमें ही एक और चीज़ का जो है काउंट हो जाएगी, वो है लेयर फार्मिंग भी। दोस्तों, लेयर फार्मिंग के ऊपर भी हम जो है विस्तार में डिस्कस करेंगे, किंतु दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ब्रॉयलर फार्मिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पे तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी। यहाँ पे लेयर फार्मिंग भी हो जाएगी, ब्रॉयलर फार्मिंग भी हो जाएगी और ओपन और इसी साइड दोनों आ जाएंगे। तो दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो मुख्य बिंदु जो आता है कि शेड का निर्माण किस प्रकार से करें। दोस्तों, अब बहुत सारे फार्मर भाइयों के मन में ये चीज़ आएगी, शेड के निर्माण में ऐसी क्या विशेषता है। दोस्तों, शेड के निर्माण से में ही डिपेंड करेगा कि आप जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में सफल हो पाएंगे या नहीं। दोस्तों, शेड जो है, शेड का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको फार्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी दे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी ये क्या चीज़, नई चीज़ आ गई। दोस्तों, आपके फार्म के अंदर होने वाली मोर्टलिटी और बीमारी और फार्म के रिजल्ट और फार्म का एफसीआर, ये सब चीज़ें जो है फार्म के निर्माण के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कोई मेडिसिन डाल देंगे और बाद में आप सुधार लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इसी फार्मिंग बना लेंगे और आप फार्म का रिजल्ट सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर केस में, मतलब एक नेग्लेजिबल अगर हम ये चीज़ें देखें, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ का आप निर्माण ही गलत कर देंगे और वहाँ से आप फिर दवाई से या फिर और जो है आर्टिफिशियल तरीके से उसको सुधार करना चाहेंगे, तो दोस्तों वो बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब अगर हम कुछ हद तक जो है उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब फार्म के निर्माण में हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए और हमें इसको, जैसे हम जब भी निर्माण करें तो इस प्रकार से निर्माण कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि साल 2 साल बाद हम इसमें अपडेट कर लेंगे। नहीं दोस्तों, इसमें होने वाला खर्चा जो है वन टाइम ही है, किंतु हमें इस प्रकार से थोड़ा सा हमें खर्चा करना चाहिए या फिर इस प्रकार से हमें निर्माण करना चाहिए कि इसे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक जो है इसमें किसी प्रकार से समस्या नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो भी चीज़ें लगती है, सब चीज़ों की उम्र कम से कम भी 20-20, 30-30, 40-40 साल है। आजकल अगर हम देखें तो कम से कम भी सीमेंट की उम्र अगर देखें, सीमेंट या लोहे की उम्र तो एवरेज करीब 30 से 40 साल आराम से है। मतलब हम आराम से मतलब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि जब भी हम फार्म का निर्माण करें, दोस्तों ये चाहे हम 1000 बर्ड के लिए बात कर रहे हो या फिर हम 25,000 बर्ड के लिए बात कर रहे हो या फिर हम 50,000 बर्ड के लिए फार्मिंग की बात कर रहे हो, दोस्तों हमें सभी के लिए जो है ये स्टैंडर्ड सभी के लिए हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों, पहला जो हमारा स्टैंडर्ड है, पहला जो पोल्ट्री फार्म करने का जो पहला नियम ये है कि वह आबादी से दूर होना चाहिए। अब आबादी से दूर इसलिए होना चाहिए क्योंकि फार्म से जो होने वाली जो बदबू है वो आबादी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करे, ताकि हम साल 2 साल बाद हमने पता चले फार्म बनाया और आबादी ने किसी प्रकार कोई भी अगर एक्शन अगर ले लेगा तो हमारा फार्म हमें बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो मुख्यतः कि आबादी से दूर होना चाहिए। कितनी दूर होना चाहिए? कम से कम 1500 फीट दूर होना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आबादी से मतलब फार्म से ही आबादी को दिक्कत है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आबादी से भी फार्म को दिक्कत है। बहुत सारी बीमारियां जो है फार्म से, मतलब आबादी से ही हमारे फार्म में आ जाएगी। तो उससे ज़्यादा जो है हमें मतलब जितना आबादी को नुकसान नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए जब भी फार्म का निर्माण करें तो फार्म का निर्माण कम से कम 1500 फीट दूरी पे करें, ताकि ना ही आबादी को कोई समस्या हो, ना ही आबादी से हमारे फार्म को कोई समस्या हो। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट जो आता है कि फार्म का निर्माण किस प्रकार से करें। फार्म बनाने के लिए रोड की सुविधा 12 ही महीने अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब जैसे कि मान लो बारिश का सीजन चले गया, तो बारिश के सीजन से हम जो है अगले साल तक के जून तक जो है हम ट्रांसपोर्टिंग कर सकें, उसके बाद में जो है हमें ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमें प्रॉब्लम आए या फिर हम फार्म बंद करना पड़े, हमें फार्म बंद करना पड़े, दोस्तों यह फिर इकोनॉमिक नहीं रहेगा। फिर हमें जो है नुकसान वाले हिस्से में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सीजन का 2 बेच निकलता है। तो दोस्तों, हमारा बारिश का जो है, बारिश कभी कभार जैसे इस बार जो है सीजन पूरी तरीके से फ्लक्चुएट हो गया, मतलब आगे बढ़ गया, तो दोस्तों उसके कारण जो करीब 3 बेच जो है बारिश में चली गई। दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम रोड का निर्माण अगर नहीं कर पाएंगे या फिर रोड अगर नहीं रहेगा तो हमें जो है बारिश में ट्रांसपोर्टिंग की बहुत समस्या आएगी
और दोस्तों इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किलो में होती हो, दोस्तों इसमें सब चीज़ें होती है टनों में होती है। मतलब अगर मुर्गियों के लिए दाना भी आएगा तो टनों में आएगा, और मुर्गी भी जाएगी तो टनों से जाएगी। मतलब कुंटल 2 कुंटल अगर हो, 2 4 5 कुंटल तो हम जो है आसानी से उठा के ले आएंगे, तो दोस्तों इनमें सब काम जो है टनों से होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें रोड बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए, किसी भी प्रकार के पोल्ट्री फार्म के लिए, चाहे 1000 बर्ड के लिए हो चाहे 25,000 बर्ड के लिए हो। तो दोस्तों अब उसके बाद में मुख्य पॉइंट जो हमारा आता है पोल्ट्री फार्म निर्माण के लिए वो आता है पानी। दोस्तों पानी किसी भी जीव के लिए, जीवन के लिए मतलब पानी तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तो दोस्तों ये हमारा लाइव स्टॉक है, और लाइव स्टॉक में बिना पानी के जो है हम फार्मिंग करना हमारे लिए असंभव वाली बात है। तो दोस्तों पानी हमें जो 12 महीने होना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे फार्मर जो है कमेंट करके पूछते हैं कि पानी कितना चाहिए। दोस्तों अगर मैं एक दिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे मान लीजिए बर्ड ने अगर 10 बैग दाना खाया, 10 बैग मान लो 600 किलो दाना खाया, तो दोस्तों गर्मी के समय में वह बर्ड जो है करीब 3 गुना पानी पिएगा, मतलब 6 1800 लीटर पानी पिएगा। सोच लो अब जब बर्ड 10 के बैग दाना खा रहा है तो वो 1800 लीटर पानी पी रहा है, तो समझ जाओ कि वो बर्ड 40 दिन में कितना पानी पिएगा। दोस्तों पानी बहुत पी जाएगा। पता चले अगर बहुत सारे फार्मर भाई जैसे कमेंट करके पूछते हम टैंकर से पानी डलवा लें, दोस्तों वो इकोनॉमिक नहीं रहेगा, क्योंकि पता चले अब बेच में 10 से 12 15 हज़ार का आपने पानी ही पिला दिया। मतलब जिस चीज़ का हमें पैसा खर्चा 1 रुपया नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का हमें पैसा खर्च करना पड़े, तो दोस्तों वहाँ पे फिर पोल्ट्री फार्मिंग जो है इकोनॉमिक नहीं रहेगी। अब दोस्तों उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो ये है कि बिजली। दोस्तों पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए बिजली की आवश्यकता है ही, वो भी इस चीज़ को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों हम कहीं पे जो है हम कृत्रिम तरीके से बिजली का निर्माण हम कर सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम लगा के या फिर बैटरी सिस्टम करके, किंतु दोस्तों ये सब है तो जरूर, किंतु ये परमानेंटली जो है हम साधन इनको नहीं बोल सकते। दोस्तों हमें जो है कुछ परमानेंट साधन जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई से ही जो मिलता है वही हमें जो है चाहिए, मतलब बिजली की भी आवश्यकता हमें जो है चाहिए। अब दोस्तों जमीन, अब मुख्य पॉइंट जो आता है, ये सब चीज़ें तो जो है एक आम आदमी को भी पता है कि फार्म जो है किस प्रकार से निर्माण हो जाए, किंतु दोस्तों अब हम लास्ट पॉइंट जो आते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट जो है डिपेंड करता है कि पोल्ट्री फार्म की सफलता किस बात के ऊपर निर्भर करेगी। दोस्तों जमीन, दोस्तों जमीन तो होना चाहिए, किंतु जमीन की डायरेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट आता है ओपन फार्मिंग और दूसरा पॉइंट आता है ईसी फार्मिंग। तो दोस्तों अब हम पहले तो हम आइडियल कंडीशन की बात करें, तो आइडियल कंडीशन में जो भी फार्म निर्माण होता है, चाहे वो ईसी फार्मिंग कर रहे हो या फिर आप चाहे ओपन फार्मिंग कर रहे हो, दोस्तों ओपन फार्मिंग के लिए तो आइडियल कंडीशन यही है कि आप फार्म जो है पूर्व पश्चिम दिशा में ही बनाए, पूर्व पश्चिम दिशा में, इसलिए ताकि जब भी धूप निकले तो सनलाइट जो है पोल्ट्री फार्म की दीवार के ऊपर गिरे और पोल्ट्री फार्म की छत से होते हुए और दूसरी साइड की दीवार से होते हुए चले जाए, ताकि फार्म के अंदर गर्मी कम से कम आए और फार्म के अंदर जो है तापमान कम से कम बढ़े। ये होता है दोस्तों मुख्य कारण कि फार्म के अंदर फार्म का निर्माण हम पूर्व पश्चिम दिशा में क्यों करते हैं। दूसरा मुख्य कारण ये है कि हमारे भारत में जो हवा का जो फ्लो है वो चलता है उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर। तो दोस्तों फार्म के अंदर की हवा जो है एक साइड से घुसेगी, दूसरी साइड से निकल जाए। तो दोस्तों इसीलिए जो है हम मतलब 2 कारण हमारे मुख्य होते हैं, एक तो हमारा हवा का वेंटिलेशन और दूसरा हमारा होता है फार्म के अंदर सनलाइट के जो डायरेक्ट जो प्रभाव है वो फार्म के अंदर नहीं गिरे। अब दोस्तों ये मुख्य कारण हो गया। अब दोस्तों अब हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि ईसी फार्मिंग। दोस्तों ईसी फार्मिंग में इन दोनों चीज़ों का कोई रोल नहीं होता दोस्तों, किंतु यह इसी फार्मिंग में हम जो है फार्म का निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा में भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। बहुत सारे फार्मर भाई कर भी रहे हैं और मैं आपको लाइव चल के मैं वीडियो भी बताऊंगा। दोस्तों अब समस्या ये है कि वो भी एक विशेष परिस्थिति में, जब भी अगर आप उत्तर दक्षिण दिशा में अगर फार्म का निर्माण कर रहे हो तो फार्म की दीवारें मोटी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है मुख्य काम सनलाइट का ही होगा, क्योंकि हवा के फ्लो को हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हम तो कृत्रिम तरीके से हम फार्म के अंदर से हवा को बाहर निकाल देंगे, वेंटिलेशन हम खुद पैदा कर लेंगे, किंतु दोस्तों अब फार्म के अंदर जो आने वाली गर्मी है उस गर्मी को हमें कृत्रिम तरीके से रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों फार्म अब वो कैसे, अब उसका कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका नहीं है। तो दोस्तों उसका अल्टरनेट तरीका ये है कि फार्म की दीवारें अब मोटी बना दीजिए, मोटी जितनी रहेगी तो फार्म के अंदर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन उतना कम रहेगा, तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उससे हमारे पोल्ट्री फार्म की इफिशियंसी के ऊपर, मतलब हमारे रिजल्ट के ऊपर दोस्तों प्रभाव पड़े। तो दोस्तों मैं अब एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ। दोस्तों यहाँ पे इस हमारे एमपी में एक बहुत बड़ा फार्म है और जो है करीब वहाँ पे 50,000 की फार्मिंग एक ही जगह पे हो रही है, और दोस्तों उस फार्म का निर्माण जो है उत्तर दक्षिण दिशा में हुए है। और बहुत सारे फार्मर भाई जो है मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आईबी कंपनी जो उत्तर दक्षिण दिशा के फार्म को नहीं ले रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं हमारे एमपी में आप जो है बता सकते हैं, बिल्कुल आईबी वाले को भी बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ढोंग धतूरे उन्हीं के होते हैं। तो दोस्तों जो है उत्तर दक्षिण दिशा में फार्म बना है और बहुत बड़े तरीके से रन कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट दे रहा है। तो दोस्तों इसमें
इसी फार्मिंग के लिए जो है डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है, किंतु ओपन फार्मिंग के लिए डायरेक्शन का बिल्कुल ही बाउंडेशन है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे फार्म के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें। यह शर्तों को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों हम पोल्ट्री फार्मिंग से कैसे भी कंडीशन में हम रिजल्ट नहीं ले सकते। दोस्तों आने वाले समय में हमें पोल्ट्री फार्म बंद करके और हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई कि ये चीज़ें हमें करना है। अब दोस्तों ये जब सब चीज़ें सब शर्तों को हमने जब फॉलो कर लिया, उसके बाद में हमारे लिए क्या बचता है कि हम जब भी शेड का निर्माण करें तो दोस्तों अब मैं जिनकी फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं है उनके लिए भी, और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी मैं बात करूं दोस्तों। जो है कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पे हमें पैसा नहीं बचा सकते, मतलब नहीं बचा सकते, वहां पे हमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे कि फार्म के निर्माण में जब भी हम फार्म का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे फार्मर भाई कंजूसी कर देते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी जब फार्म का निर्माण किया तो दोस्तों फाइनेंस की सिचुएशन के चलते मैंने एक साइड से फार्म को तो ऊंचा कर दिया, किंतु दूसरी साइड से फार्म को जो है ऊंचा नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे जो है ज़्यादा मटेरियल लग रहा था, ज़्यादा मटेरियल लग रहा था दोस्तों। तो उसके कारण जो है उस जगह पे फार्म हमेशा गीला रहता है, और बारिश के जो करीब 3 बैच जो रहती है, स्टार्टिंग बारिश में लगने वाली बैच और बारिश से निकलने वाली बैच, तो दोस्तों ये 3 बैच ऐसी जाती है कि बिल्कुल वहाँ पे जो है मैं लीटर रेकिंग कर करके परेशान हो जाता हूँ, ज़्यादा लीटर डालता हूँ, उसके बावजूद भी दोस्तों मैं जो वहाँ से उस एरिया से मतलब रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना ऊपर वाले एरिया में रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फार्म के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात ही ये होती है कि आप कम से कम उसको जमीन से 2 फीट, ये कम से कम मैं बता रहा हूं, अगर आप 3 फीट अगर ऊंचा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया आप रिजल्ट वहां से आपको जो है देखने को मिलेगा। चाहे ओपन फार्मिंग हो चाहे इसी फार्मिंग, ये दोनों चीजें लागू होती है। क्योंकि दोस्तों ओपन फार्मिंग में तो और तो बाहर का थोड़ा टेम्परेचर मिल जाता है, किंतु इसी फार्मिंग में तो जो टेम्परेचर आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब फार्म के अंदर से ही जो है कुल मिला के सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसी फार्मिंग का निर्माण कर रहे हो या फिर ओपन फार्मिंग का निर्माण कर रहे हो, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम फार्म को जो है जमीन से 2 फीट ऊंचा रखें। फार्म के अंदर की प्लिंथ की बात कर रहा हूं मैं, फार्म को ऐसा नहीं कि फार्म की दीवार को आपने 2 फीट ऊंचा कर दिया, फार्म के अंदर की प्लिंथ कम से कम 2 फीट ऊंची होना चाहिए। और अगर आप 3 फीट अगर कर सको तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पे लीटर की जो ज्यादा सबसे बड़ी जो समस्या लीटर रेकिंग जाती है, और गीले लीटर में आप उतना कितना भी कुछ कर लो, चाहे इसी फार्मिंग कर लो चाहे XYZ कोई सी फार्मिंग कर लोगे दोस्तों, किसी भी कंपनी का बच्चा कोप बच्चा डाल लो, पेलेट फीड डाल लो, कोई सा फीड डाल लो, आप वहां से रिजल्ट नहीं ले सकते दोस्तों। ये इन चीजों की गारंटी मैं देता हूं। तो इसलिए जब भी आप फार्म का निर्माण करें कम से कम उसको 2 फीट ऊंचा करें, और 3 फीट अगर कर सके तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब जमीन की ऊंचाई की बात आ गई। अब दोस्तों इसके बाद में बहुत सारे फार्मर भाई एक और जो कमेंट करके पूछते हैं कि 2 शेडों के बीच में दूरी कितनी होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके ओपन अगर शेड है तो दोस्तों कम से कम 2 शेडों के बीच की दूरी 50 फीट होना चाहिए। यह एक स्टैंडर्ड है, सभी कंपनियां जो है इसको फॉलो करती है। चाहे अपने भारत की सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कंपनी जो है 50 फीट की डिस्टेंस को फॉलो करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि एक फार्म से निकले हवा और दूसरे फार्म के अंदर डायरेक्ट नहीं चली जाए, वो फार्म हवा में वायुमंडल में जाके समा जाए, और दूसरे फार्म में जो हवा आए वो हवा जो है उसको फ्रेश एयर मिले। तो दोस्तों एक फार्म से जो बीमारी रहेगी वो दूसरे फार्म में नहीं जाएगी। तो 2 फार्म की दूरी कम से कम जो है आप 50 फीट रखें, और इसी फार्म अगर है तो कम से कम आप 25 फीट की डिस्टेंस फिर भी आपको मेंटेन करना रहेगा, वो बायोसिक्योरिटी रीजन के चलते दोस्तों। तो 2 फार्म के बीच की डिस्टेंस कम से कम 25 फीट, ये इसी फार्मिंग के लिए, और ओपन फार्मिंग के लिए कम से कम 50 फीट। अब दोस्तों अब फार्म की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप ओपन पोल्ट्री फार्मर हैं, कोई छोटे पोल्ट्री फार्मर हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, और दोस्तों शुरुआत करके जो है वो इसी फार्मिंग में बाद में जो है अपडेट करेंगे, तो दोस्तों आपको जो है ओपन पोल्ट्री फार्म के लिए मैक्सिमम 30 फीट चौड़ा लीजिए। इससे अगर आप ज़्यादा अगर आप चौड़ा लेंगे तो दोस्तों आपका जो है रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि जब बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको मोर्टलिटी होगी। उसका मुख्य कारण है हवा का वेंटिलेशन। दोस्तों हवा का वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, आप फिर कृत्रिम तरीके से आपको जो हवा वेंटिलेट करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप नेचुरल तरीके से आप चाहते हैं कि फार्म के अंदर अच्छा रिजल्ट मिले, दोस्तों आपको जो फार्म की मैक्सिमम चौड़ाई आप 30 फीट, ये मैक्सिमम अगर आप 28 लेंगे तो और 30 की तुलना में 28 में रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप 26 लेंगे तो 28 की तुलना में 26 में रिजल्ट ज़्यादा आएगा। ये मैं ओपन फार्मिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसी फार्मिंग के ऊपर। इसी फार्मिंग में आप मैक्सिमम जो चौड़ाई आप 50 फीट ले सकते हैं दोस्तों। वो अपनी कार्य कुशलता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फार्म के अंदर की लिफ्टिंग और जो है फार्म के अंदर फिर आपको फीड का जो मैनेजमेंट आपको ऑटोमेटिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि 50 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में दाना डालना, क्योंकि फार्म बनाना एक अलग कॉन्सेप्ट है, फार्म के अंदर कार्य करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। फार्म बनाने के बाद में हमें फार्म से रिजल्ट भी लेना है, और फार्म से रिजल्ट हम तभी ले पाएंगे जब हम फार्म के अंदर प्रॉपर तरीके से फीड का मैनेजमेंट, लीटर का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट और बर्ड का मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों फार्म का अगर रिजल्ट अगर आपको अच्छे से लेना है तो फार्म की मैक्सिमम चौड़ाई जो है आप जो है इसी फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50 फीट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लंबाई की बात करें तो दोस्तों ओपन फार्मिंग के लिए हम मैक्सिमम लंबाई 300 फीट, और अच्छे से अगर ज़्यादा ही अगर आपको चाहिए तो आप जो है 400 फीट तक जो है इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आप ज़्यादा
ज़्यादा ले जाएंगे तो आपको जो है लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मतलब आपको जो है फीट ट्रांसपोर्टिंग और इंस्टॉलेशन जो है हम क्या लिफ्टिंग, इन सभी का जो खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 400 फीट लंबा, मतलब यहाँ के बाद में आप जो है बर्ड को 400 फीट तक 60 किलो का बैग जो है रख के और फिर वहाँ पे ले जाना, या फिर बीच में आप स्टॉक करेंगे तो बर्ड, अब जब फार्म के अंदर जब हम दाने का जब स्टॉक करते हैं ना, तो उससे क्या नुकसान होते हैं, मैं उन चीज़ों की भी कवरी कर लेते हैं दोस्तों। उसका मुख्य कारण मतलब नुकसान ये है कि जैसे मान लीजिए अब हमने एक और कहीं पे फार्म के अंदर दाना रख दिया, अब वहाँ पे दाना रख दिया तो जो है बर्ड जो है क्या करेंगे, उसको कूद कूद के खा जाएंगे या फिर उस दाने को खराब कर देंगे। आगे भी हम अब 3-4 जगह पे हमें दाना, 4 या 5 जगह पे हमें दाना शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 400 फीट तक जो है हमें दाना डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दाना हमारे फार्म के अंदर बच जाता है, 10 बैग, 30 बैग, 40 बैग, 50 बैग। तो दोस्तों अब हम किसी दूसरे फार्म पे अगर दाना ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो फार्मर नहीं लेगा। उसका कारण ये है कि भाई किसी फार्म के अंदर का दाना, मतलब फार्म के अंदर किसी प्रकार से अगर बीमारी हो तो जो है बीमारी हम आसानी से ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लंबा फार्म अगर बनाएंगे तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इसलिए कोशिश ये कीजिए कि फार्म की जो लंबाई है वो भी एक सीमित ही रखें, 300 फीट एक अच्छा हम बोल सकते हैं, या फिर 350 या 400 फीट। इससे ज़्यादा अगर आप सोचें कि मैं 500-600 ले जाऊँ, मेरा खेत तो 1000 फीट लंबा है तो 1000 फीट ले जाऊँ दोस्तों, ये फिर प्रैक्टिकली यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों अब इसी फार्मिंग की बात करें, इसी फार्मिंग में जब भी अगर आप भी अगर इसी फार्मिंग का भी अगर आप निर्माण कर रहे हो तो मैक्सिमम जो है आपको लंबाई मैक्सिमम जो है करीब 300 फीट, और मैक्सिमम अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो आप 350 फीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर फार्म के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। वो मैंने जो इसी फार्मिंग के ऊपर बुक लिखी, उस बुक में मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा। दोस्तों इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस अगर करेंगे कि मेरा 400 फीट लंबा खेत है तो मैं 400 फीट फार्म बना दूँ, दोस्तों हमारे इंडिया में अभी तक जो अगर मैंने देखे हैं जितने पोल्ट्री फार्म वो 350 फीट तक देखे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है, कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अब इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो जो है फार्म के अंदर आप जो परमानेंट जो आप इफिशियंसी जो यूनिफॉर्म जो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ऊंचाई, अब ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों फार्म की जो ऊंचाई साइड हाइट मैक्सिमम आप इसी फार्मिंग को लें या फिर ओपन फार्मिंग, दोनों मैक्सिमम 7 फीट या फिर 8 फीट लें। इससे ज़्यादा आपको साइड हाइट आपको ऊंचाई नहीं लेना है। और सेंटर हाइट अगर आप 8 फीट अगर ले रहे हैं तो सेंटर हाइट आपको 12 फीट लेना है, और अगर मतलब 7 फीट अगर ले रहे हैं तो सेंटर हाइट आपको 11 फीट लेना है। मतलब दोनों के बीच में जो है करीब करीब एंगल जो है 3 फीट का एंगल आना चाहिए, ताकि जो है करीब करीब 25 से 30 डिग्री का एंगल जो है बनना चाहिए, ताकि क्योंकि जब वो जो हम ट्रेंच जो कैंची का जो निर्माण करते हैं, कैंची में भी प्रॉपर तरीके एंगल पे ही अगर वजन अगर रहेगा, सीमेंट शीट का जो लोड रहेगा तो दोस्तों उसकी इफिशियंसी, कैंची की भी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अगर प्रॉपर एंगल पे अगर नहीं रहेगी तो जो पाइप रहेगा, पाइप की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये भी एक समस्या ये कि पाइप की स्ट्रेंथ कैसे कम हो जाएगी। दोस्तों ये एक फिजिकल चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा सा और कभी देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कम क्यों जाएगी। किंतु दोस्तों कैंची का भी जब निर्माण करेंगे तो कैंची में भी प्रॉपर तरीके से एंगल आना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि एक और मुख्य कारण ये हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा फार्म का निर्माण होता है, अगर फार्म का निर्माण अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो जब भी जब तूफान आएगा तो वो फार्म के अंदर जो तूफान जो है सीमेंट शीट के ऊपर इस प्रकार से प्रेस करेगा। अगर सीमेंट की शीट अगर इस प्रकार से रहेगी तो तूफान आएगा, टकरा के और सीधा खड़ा हो जाएगा। किंतु दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर कैंची का अगर निर्माण रहेगा तो तूफान अगर आएगा तो ये प्रेशर नीचे करेगा, तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है मतलब फिजिकली जो हमें चीज़ें दिखेगी नहीं, किंतु वास्तविकता में ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये तो प्रकृति में होती ही है। दोस्तों जब भी आप निर्माण करें तो इस प्रकार से निर्माण करें। अब दोस्तों निर्माण करने में अगर आप ओपन पोल्ट्री फार्म कर रहे हो या फिर इसी पोल्ट्री फार्म, दोनों में आप जो है लोहे के पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु लोहे के पाइप का जब भी प्रयोग करें तो आपको जो है एक अच्छे हेवी पाइप का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम जो है 3x3 के पाइप का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो भी आप कॉलम के तौर पे अगर आप पाइप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कम से कम 3x3 का पाइप होना चाहिए, और कम से कम जो है 25 से 30 केजी वजन में होना चाहिए। एटलीस्ट 25 केजी के वजन में तो होना चाहिए। उसको शुरू से ही पेंट करके उसको इंस्टॉल करना चाहिए। आप कॉलम का भी निर्माण कर सकते हैं। कॉलम के निर्माण में आप जो 8 इंच बाय 8 इंच के कॉलम का निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों उसको जो है आप जमीन में चाहें तो आप नीचे जाली डाल के भी ला सकते हैं, या फिर उसको जो है सरिये में भी वेल्डिंग करके जो ला सकते हैं, या फिर मतलब मेरा तो मानना ये रहेगा कि आप जाली डाल के भी जो है अगर आप कॉलम का निर्माण करें तो जाली डाल के ला सकते हैं। अब ये भी कर सकते हैं कि जो जमीन से जो है कॉलम का निर्माण जो है ऊपर तक जो दीवार तक जो है कॉलम का निर्माण करके ले आए, उसके बाद में जो ऊपर आप जो है लोहे के पाइप को भी वेल्डिंग करवा सकते हैं। लोहे के पाइप और कॉलम के में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, कोई 200-500 रुपये का डिफरेंस आएगा तो आएगा, नहीं तो डिफरेंस नहीं भी आएगा। तो दोस्तों अब ये तो ये हो गया। उसके बाद में जब भी आप कैंची का निर्माण करें तो अगर आप फार्म 50 फीट अगर चौड़ा ले रहे हैं तो कम से कम कैंची के लिए
कम से कम 30 केजी वजन में पाइप लीजिए और 1.5 बाय 3 के पाइप का प्रयोग कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 फीट चौड़ा अगर फार्म ले रहे हैं तो आप जो है 2 बाय 2 का पाइप कम से कम जो है 25 केजी वजन में आप ले सकते हैं। केजी के निर्माण के लिए 20, 22, 23, 25 किलो के वजन में भी चल जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप जितना चौड़ा लेंगे तो उससे आपके पाइप की जो है वजन में भी आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और आपको जो है लंबाई चौड़ाई में भी जो है पाइप की कैपेसिटी में अंतर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़्यादा चौड़ाई अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए 50 फीट अगर कर रहे हैं, तो कम से कम 25 से 30 केजी या 35 केजी तक जो है पाइप का वजन होना चाहिए, जिससे जो है उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। आप चाहें तो बीच में सपोर्ट दें या नहीं दें, किंतु मेरा मानना यह है कि अगर आप 50 फीट अगर फार्म का निर्माण करें तो बीच में एक सपोर्ट आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फार्म के अंदर बीच में सपोर्ट देने से कोई समस्या नहीं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फार्म का निर्माण कर रहे हैं तो फार्म के अंदर जो है फिर आप कोशिश ये कीजिए कि कॉलम का निर्माण फार्म के बीच में नहीं करें। आप जब भी कॉलम का निर्माण करें साइड में कर सकते हैं, किंतु फार्म के अंदर अगर बीच में अगर आप कॉलम का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे फॉल सीलिंग में समस्या आएगी। फॉल सीलिंग में समस्या आने के कारण जो है वहाँ से एयर गैप रहेगा। एयर गैप के कारण जो है फार्म की एफिशिएंसी जो है 1 से 2% जो है इसके कारण भी घट सकती है। तो जब भी आप निर्माण करें तो फार्म के अंदर बीच में कॉलम का निर्माण कभी नहीं करें। अगर आप चौड़ा फार्म भी बनाए तो बीच में कॉलम के तौर पर आप पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप की भी स्ट्रेंथ जो है सीमेंट के कॉलम की तुलना में कोई कमजोर नहीं है। दोस्तों अब मेरा मानना यह है कि अगर आप ओपन पोल्ट्री फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो साइड वॉल जो है आप मैक्सिमम 2 फीट ऊंची रखें। और अगर आप इसी फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो आप जो है पूरा पैक कर सकते हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं। आप जो है पूरा पैक करके भी इसी फार्मिंग जो है पूरे पैक पोल्ट्री फार्म में ही संभव है और बहुत अच्छा इफिशियंसी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये पूरे पैक फार्म में। अगर हम ओपन पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं तो हमें जो है हम जाली वाला निर्माण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दोस्तों एक 100 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में आप जो है मैक्सिमम 2 गेट रख सकते हैं। ये मैक्सिमम भी और मिनिमम भी आपको 2 गेट रखना ही है। और अगर आप जो है मतलब अगर इससे बड़ा अगर जैसे मान लो 150 फीट का पोल्ट्री फार्म बनाए तो वहाँ पे कम से कम 3 गेट होना चाहिए। ये इसलिए कि लिफ्टिंग के लिए भी और बहुत सारे जो लिफ्टिंग करने के लिए, चिक्स जब आए तो अनलोडिंग करने के लिए, मतलब बहुत सारे कामों के लिए, हर एक काम के लिए हमें गेट जो है चाहिए। दोस्तों जब भी पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें, ये ओपन पोल्ट्री फार्म, ये इसी पोल्ट्री फार्म, स्पेशली मैं ओपन पोल्ट्री फार्म के लिए बात कर रहा हूँ, कभी भी फीड का जो का रूम है कभी भी फार्म के जस्ट साइड में नहीं होना चाहिए। दोस्तों या तो फार्म के शुरुआत में आप फीड का स्टैंड रूम कर दीजिए या फिर फार्म के लास्ट में जो है फीड का रूम कर दीजिए। दोस्तों कभी भी जब मतलब मान लीजिए 30 फीट चौड़ा पोल्ट्री फार्म में जस्ट उसके साइड में फीड का रूम आपको नहीं बनाना है, मतलब जस्ट उसके साइड में आप 10 फीट छोड़ के बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका मुख्य कारण है कि हवा का जो वेंटिलेशन उस रूम के पास में नहीं होगा और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोर्टेलिटी। तो दोस्तों जब भी आप फार्म के अंदर का निर्माण, मतलब फार्म का निर्माण करें तो इस प्रकार से करें कि जो दीवार जो है, मतलब कंट्रोल रूम जो है उस फार्म से दूर ही रहें। इसी फार्म में तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें फार्म के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन से तो कोई इतना रोल नहीं है। दोस्तों आप पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है अगर हम लीटर रेकिंग और ये सब चीज़ों के जो है जब हम सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अब मैंने जो है पोल्ट्री फार्म के लिए जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब इसके अगले सीरीज़ में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए हमें जो है हम ईंट और जो बहुत सारी चीज़ें, जो स्टैंडर्ड, जो मेन जो स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्डों के ऊपर बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड हमारे पूरा इंडिया जो है, इंडिया की बड़ी से बड़ी और इंटीग्रेशन कंपनियां और प्राइवेट फार्मर भी, सारे फार्मर जो जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।